यह सेशन सप्लायर इवैल्यूएशन पार्ट 2 है। यदि अभी तक आप सप्लायर इवैल्यूएशन पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जरूर देखें, जिसमें मैंने सप्लायर इवैल्यूएशन को सारे स्टेप्स को समझाया है। सप्लायर इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि सप्लायर इवैल्यूएशन किसे कहते हैं और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी सप्लायर का इवैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सप्लायर इवैल्यूएशन क्या होता है? देखिए, सप्लायर इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस इन विच वी मेजर एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द सप्लायर। यानी कि सप्लायर इवैल्यूएशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम सप्लायर का ऑडिट करते हैं और उसके परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसी सप्लायर का किस तरह से हम स्कोरिंग करेंगे, यानी मार्क्स कैसे देंगे, उसका ग्रेड कैसे करेंगे, किस तरह से इवेल्युएट करेंगे और किस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। एक एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सबसे पहले यदि आप किसी पॉइंट पर स्कोरिंग करना है तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए 4 कंडीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंडीशन यह है कि जो भी आपका स्टैंडर्ड है, जो भी रूल आपने बनाया है, उस रूल के अनुसार यदि वह सप्लायर काम कर रहा है तो आप उस पॉइंट पे 100% मार्क्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पॉइंट 4 मार्क्स का है तो 4 में 4 आप दे सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि यदि रूल बना हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड है उनके पास लेकिन पार्शियली काम हो रहा है, तो आप 50% मार्क्स दे सकते हैं या 75% मार्क्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पॉइंट 4 मार्क्स का है तो उसमें आप 2 मार्क्स दे सकते हैं या फिर 3 मार्क्स दे सकते हैं। तीसरा कंडीशन यह है कि यदि उनके पास रूल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप 25% मार्क्स दे सकते हैं। यानी कि अगर 4 मार्क्स का कोई पॉइंट है तो उसमें आप 1 मार्क्स दे सकते हैं। और चौथा कंडीशन यह है कि यदि उनके पास कोई रूल भी नहीं है और कोई काम भी, कोई रिकॉर्ड भी उनके पास नहीं है तो आप इसके जगह पर 0 मार्क्स दे सकते हैं। यह चीज हुआ कि किस तरह से हम ऑडिट करते समय स्कोरिंग का क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरह से हम स्कोरिंग करते हैं। अब इसके बाद जब स्कोरिंग हो जाता है तो हम ग्रेडिंग कैसे करेंगे? ग्रेडिंग करने के लिए जनरली हमने इंडस्ट्री में देखा है कि 4 ग्रेड में रखा जाता है। यदि उनका स्कोर मार्क्स 80 से ऊपर है तो आप उसे ए ग्रेड में दे सकते हैं। यदि 70 और 80 के बीच में है तो आप बी ग्रेड दे सकते हैं। 60 और 70 के बीच में है, यानी 60 और 70 के बीच में है तो आप सी ग्रेड दे सकते हैं। यदि 60 से बिलो है तो आप डी ग्रेड सकते हैं। दोस्तों, यह ग्रेडिंग सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो भी आपका सिस्टम करता है उसके अनुसार माइनर इधर उधर चेंज करके आप ग्रेडिंग प्रोसेस कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको बताने के लिए ये इस टाइप का कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह से ग्रेडिंग किया जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अब ऑडिट करने जा रहे हैं और कैसे कैसे हम ऑडिट करेंगे। इसमें हमने जो चेक पॉइंट बनाया है, हमने कोशिश यह किया है कि सभी चेक पॉइंट इसमें कवर हो जाए। यानी कि इसमें जो हमने 10 सीज का पॉइंट बताया वो भी कवर किया गया है और जो IATF 16949 2016 का जो स्टैंडर्ड है, जो क्लाउज नंबर 8.4.1.2 में जो सिलेक्शन करने का जो प्रक्रिया है वह भी पॉइंट इसमें हमने कवर किया है। हमने पूरे इस चेकशीट को 5 कैटेगरी में बांटा है। 5 कैटेगरी में क्या क्या है आइए देखते हैं। पहला है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा है मैनेजमेंट प्रोसेस, तीसरा है रिसोर्सेस मैनेजमेंट प्रोसेस और चौथा है प्रोडक्ट रियलाइजेशन और पांचवा जो है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस है। इस 5 को अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट में हमने डिवाइड किया है जो कि आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। इस पॉइंट में हमने 15 मार्क्स का लिया है और 5 पॉइंट है। इस 5 पॉइंट में हम यह देखेंगे कि उनका जो डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम क्या है। पहला है कि 1.1 में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि उनके पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या नहीं है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्वालिटी पॉलिसी हुआ, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हुआ, क्वालिटी मैनुअल हुआ, प्रोसीजर्स हुआ, वर्क इंस्ट्रक्शंस हुआ, प्रोसेस सीट हुआ, ड्राइंग्स हुआ, कंट्रोल प्लान हुआ। सभी जितने डॉक्यूमेंट जरूरी होता है ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए, सभी डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई करेंगे।
दूसरा 1.2 जो है पॉइंट, उसमें यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप वेरीफाई करेंगे, यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह डॉक्यूमेंट लेटेस्ट है कि नहीं है। तीसरा जो है 1.3 में रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं, यह देखेंगे कि जो उनका डॉक्यूमेंट है, जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है, वो सही ढंग से मेंटेन है कि नहीं है। 1.4 में आप देखेंगे कि जो भी क्वालिटी पॉलिसी है या क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है, वो सभी डिपार्टमेंट में सही ढंग से वह आप कम्युनिकेट किया गया है कि नहीं किया गया है। और 1.5 में आप देखेंगे कि क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सभी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग सही ढंग से दिया गया है कि नहीं, उसका अवेयरनेस है कि नहीं है। तो दोस्तों, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन में 5 पॉइंट हमने चेक किया और सभी में 3-3 मार्क्स का है और 3 मार्क्स में आप अपने अनुसार मार्क्स दे सकते हैं। हमने सभी को मिला करके 12 मार्क्स हमने दिया है, जो कि आप इसमें। दूसरा पॉइंट जो है वह है मैनेजमेंट प्रोसेस का। मैनेजमेंट प्रोसेस में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट जो डिसाइड किया है काम करने के लिए, उनका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है या नहीं है, इस टाइप का हम चेक करेंगे। इसमें हम 2.1 में हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है कि नहीं, उस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कौन प्लांट हेड है, कौन क्वालिटी हेड है, कौन प्रोडक्शन हेड है, यह सब चीज़ मैन पावर के बारे में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। 2.2 में हम देखने की कोशिश करेंगे कि यदि उस कंपनी में शिफ्ट वाइज चल रहा है तो सभी शिफ्ट में सभी तरह से व्यक्ति है कि नहीं, जिससे कि कोई क्वालिटी। 2.3 में हम डाटा रिपोर्ट हम देखेंगे कि जो भी डाटा बनता है वह प्रोसेस में सही ढंग से बन रहा है। 2.4 में हम एमआरएम चेक करेंगे। एमआरएम क्या होता है? मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को हम एमआरएम कहते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि जो वहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, जो वहाँ काम हो रहा है, वह टॉप मैनेजमेंट उसको वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए वह कोई प्लान है कि नहीं। यानी कि एमआरएम करने के लिए कम से कम साल में एक बार जरूर किया जाता है, वैसे हाफ ईयरली, क्वार्टरली। 2.5 में हम देखेंगे कि टॉप मैनेजमेंट का उनके प्रोसेस में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में क्या इन्वॉल्वमेंट है। 2.6 का हम देखेंगे कि जो न्यू पार्ट डेवलपमेंट है, जिसे हम एनपीडी कहते हैं, उसमें टॉप मैनेजमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से वो मॉनिटरिंग करते हैं। 2.7 में हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन का डाटा देखेंगे कि एग्जिस्टिंग सब उनके पास जो कस्टमर है, उनका सेटिस्फेक्शन की रेटिंग क्या है, किस तरह से उनका रेटिंग चल रहा है अपने कस्टमर के साथ। तो दोस्तों, यह 7 पॉइंट रहा और 7 पॉइंट को हम 15 मार्क्स में बांटे हैं और इसमें हमने 12 मार्क्स दिया है। आप अपने अनुसार मार्किंग। तीसरा पॉइंट जो है वह है रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि कोई भी मटेरियल या कोई प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए रिसोर्सेस सही ढंग से है कि नहीं है। इसका 3.1 में हम यह देखेंगे कि उनके पास सफिशियंट मैन पावर है कि नहीं, मशीनें है कि नहीं, सफिशियंट इक्विपमेंट है कि नहीं, यह सब चीज़ चेक करेंगे और वह 1 मार्क का होगा। दूसरा चीज़ हम देखेंगे 3.2 में, उसमें हम रिसोर्स का जो इफिशियंसी से काम होता है कि नहीं, यानी इफिशियंसी हम चेक करेंगे 3.2 में। 3.3 में कॉम्पिटेंसी हम देखेंगे कि जो वहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहे हैं, वह स्किल्ड है कि नहीं है, यह हम चेक करेंगे 3.3 में। 3.4 में हम ट्रेनिंग प्रोसेस देखेंगे कि कोई भी अगर नए ऑपरेटर का ज्वाइनिंग होती है, नए स्टाफ का ज्वाइनिंग होती है, तो उनके पास ट्रेनिंग सिस्टम क्या है, किस तरह से वो प्लान बनाते हैं, किस तरह से वह ट्रेनिंग देते हैं, यह देखेंगे हम 3.4 में। और यह आप अब हम बात करते हैं 3.5 में कॉन्टिजेंसी प्लान को हम चेक करेंगे। इसमें क्या होता है? देखिए, कॉन्टिजेंसी प्लान का मतलब होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में वह सप्लायर कैसे डील करेगा, कैसे हैंडल करेगा। फॉर एग्जांपल, यदि उस एरिया में कभी दंगा हो गया या कभी बाढ़ आ गया या कभी फायर उनके कंपनी में हो गया, तो उस टाइप के कस्टमर सफर न करें, उसके लिए उनके पास क्या क्या। उसके बाद 3.6 में मोटिवेशन का देखेंगे कि कोई भी वहाँ ऑपरेटर काम करता है, कोई एसोसिएट्स काम करते हैं, उसके लिए मोटिवेशनल कोई उनके पास प्लान है कि नहीं, जैसे कि फुल अटेंडेंस अवार्ड देते हैं कि नहीं, कभी कोई इंजॉयमेंट के लिए कोई कंपटीशन कराते हैं कि नहीं, इस टाइप का मोटिवेशनल आपका प्लान।
जो 3.7 है वह है सेफ्टी से रिलेटेड और 5S से रिलेटेड। 5S में हम क्या देखेंगे, हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन नीट एंड क्लीन है कि नहीं, जो सामान सही ढंग से रखा हुआ है कि नहीं। सेफ्टी से रिलेटेड यह देखेंगे कि उनका ऑपरेटर जो है सेफ्टी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यह 3.7 है। तो दोस्तों आप 5S पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप उसको आप देख सकते हैं और पूरी नॉलेज। तो दोस्तों यह रहा आपका रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि 10 मार्क्स का है। मैंने इसमें 7 मार्क्स दिया है, आप अपने हिसाब से मार्क। आइए हम बात करते हैं, जो 4 नंबर हमने कैटेगरी लिया है वह है प्रोडक्ट रियलाइजेशन का। दोस्तों यह प्रोडक्ट रियलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें यह हमने 40 मार्क्स के लिए इसको लिया गया है। पहला पॉइंट है 4.1 कस्टमर रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन रिक्वायरमेंट का वह किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं। यानी कि हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है, उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसके उनके रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं। जो 4.2 है उसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन विथ कस्टमर, यानी कि उनका कस्टमर से किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। यदि कस्टमर एंड पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को डील कौन करता है, कब करता है, कैसे करता है, यह सब चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। 4.3 में है एनपीडी शेड्यूलिंग, यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वो किस तरह से उनके पास प्रोसेस है, किस तरह से वो डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं, कितने दिन लगाते हैं, कि कोई प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, यह सब चीज़ हम देखेंगे एनपीडी में, यानी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट शेड्यूलिंग में। उसके बाद 4.4 में हम ये चेक करेंगे कि जो उनके पास जो प्रोसेस हो रहा है वह सही ढंग से चेक पॉइंट होता है कि नहीं, यानी कि वह कंट्रोल प्लान के अनुसार प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, वह सब चीज़ चेक करेंगे कि आपका 4.4 में। 4.5 में हम चेंज मैनेजमेंट चेक करने की कोशिश करेंगे कि यदि प्रोडक्शन के समय में कोई अगर चेंजेज होता है तो उसको, उस चेंजेज को किस तरह से वह हैंडल करते हैं। यानी कि यदि मास प्रोडक्शन में कोई चेंजेज हो गया, ईसीएन हो गया, इंजीनियरिंग चेंज नोट हो गया, या फिर डीसीएन हो गया, डिजाइन चेंज नोट हो गया, या फोरेम चेंज हो गया, उसको किस तरह से वो डील करते हैं, यह हम देखेंगे 4.5 में। 4.6 में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। देखिए जब प्रोडक्शन होने लगता है तो शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं मशीन को तो उससे पार्ट जो निकलता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। उस अप्रूवल कौन देता है, क्वालिटी इंजीनियर देगा या उसका क्वालिटी प्रोडक्शन का इंजीनियर देगा, कौन देगा, यह सब उनका सिस्टम हम देखते हैं। 4.7 में हम देखते हैं अप्रूव्ड सप्लायर उनके पास है कि नहीं। कहने का मतलब जिस तरह से हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसी तरह से हमारे पास अप्रूव्ड सप्लायर का लिस्ट होता है, उसी तरह से उनका चेक करेंगे कि उनका भी सप्लायर का उनके पास अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट है कि नहीं है। 4.8 में हम यह देखेंगे कि वेंडर ऑडिट सही ढंग से वो करते हैं कि नहीं। जिस तरह से हम अपने सप्लायर का ऑडिट करने जाते हैं उनके पास सप्लायर लिस्ट के अनुसार वो अपने सप्लायर का ऑडिट करते हैं कि नहीं करते हैं, इस टाइप का हम देखेंगे 4.8 में। 4.9 में हम ये चेक करेंगे कि जो भी उनके पास बीओपी पार्ट आता है, यानी कि जो खरीद करके आता है कोई पार्ट, उसको लाइन पर देने के लिए डायरेक्ट देते हैं कि पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, यह सब चीज़ हम देखेंगे बीओपी इंस्पेक्शन में 4.9 में। उसके बाद 4.10 यानी 4.10 में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि इनका जो प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस में क्या क्या चेक करते हैं, किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। और 4.11 में हम देखेंगे मशीन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वह किस टाइप के करते हैं। 4.12 में हम देखेंगे कि जो भी उनके पास टूल है, टूल रूम है या गेजेज हैं, उनका किस तरह से। 4.13 में हम यह देखेंगे कि शेड्यूलिंग वर्सेस प्रोडक्शन उनके पास कोई प्लान है कि नहीं, यानी कि जो शेड्यूल मिलता है कस्टमर से उसके अनुसार किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे, इनका कोई प्लान होता है या नहीं होता है, यह हम चेक करेंगे 14.13 में। 14.14 में हम ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं। ट्रेसेबिलिटी क्या होता है कि हम यह देखते हैं कि जब उनका पार्ट किसी सब कस्टमर के पास जाता है तो उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन टैग रहता है कि नहीं, अदरवाइज हम कैसे पता चलेगा कि यदि उनके पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे पता चलाएंगे कि उसका उनके प्रोडक्ट में किस डेट का बना हुआ है, कौन ऑपरेटर बनाया है, किस मशीन पे बना है। इसलिए हम ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं कि उनका आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा
जाएगा उनके पार्ट पे। उसके बाद कस्टमर का प्रॉपर्टी देखेंगे। देखिए बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं अपने सप्लायर को कुछ गेजेस दे देते हैं, टूल्स दे देते हैं, मोल्ड देते हैं, उनका उनका प्रॉपर्टी अपना प्रॉपर्टी दे देते हैं सप्लायर को उनसे प्रोडक्शन लेने के लिए। तो हम ये भी चेक करेंगे कि जो कस्टमर का प्रॉपर्टी है वह किस तरह से रख रखाव करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हमने कोई टूल्स या मोल्ड दे दिया और 2-4-6 महीने के बाद तोड़ ताड़ करके अपना एरिया में रखे हुए हैं, तो ये भी हम देखेंगे कि वह कस्टमर का प्रॉपर्टी को किस तरह से आपका वो। आइए अब हम बात करते हैं 4.16 में स्टोरेज सिस्टम देखते हैं। स्टोरेज सिस्टम बीओपी का और फाइनल प्रोडक्ट दोनों का हम चेक करेंगे कि वह अपने स्टोर में किस तरह से मटेरियल किस कंडीशन में आइडेंटिफिकेशन के साथ रखे हैं कि नहीं रखे हैं, फीफो सिस्टम अप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, यह सब चीज़ हम चेक करेंगे 4.16 में। 4.17 में हम यह देखेंगे कि जो कस्टमर से रिजेक्शन होता है या जो उनका इन हाउस रिजेक्शन है उसका रखने का कहाँ एरिया है, यानी कि रिजेक्शन एरिया हम वेरीफाई करेंगे। क्योंकि रिजेक्शन एरिया अलग से नहीं रखेंगे तो कभी भी रिजेक्शन पार्ट ओके में मिक्स होकर के कस्टमर एंड पे चला जाएगा, इसलिए सेपरेट रिजेक्शन एरिया रखना बहुत जरूरी है। यह हम देखेंगे 4.17 में। 4.18 में हम देखेंगे, 18 में देखेंगे कि जो रिजेक्शन उनका एरिया है उनका डिस्पोजल करने का तरीका क्या। 14.19 में हम यह चेक करेंगे इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन का, यानी कि जो इक्विपमेंट उन्होंने पार्ट या प्रोसेस को चेक करने के लिए उन्होंने रखा है वो कैलिब्रेटेड है या नहीं, कैलिब्रेशन किया हुआ है कि नहीं, यह चेक करेंगे हम 14. देखिए 4.20 में हम चेक करते हैं कि उनका इन हाउस कोई लैब है कि नहीं है। अगर लैब है तो उसका जो इन्वायरमेंट कंडीशन सही है कि नहीं है। और 14.21 में देखेंगे कि यदि उनके पास इन हाउस लैब नहीं है तो जो इक्विपमेंट को बाहर भेजते हैं कैलिब्रेशन के लिए, उनके लिए वह कैलिब्रेशन करने वाला ऑथोराइज्ड है कि नहीं, यानी NABL से ऑथोराइज्ड है कि नहीं, या कौन सा स्टैंडर्ड वह फॉलो किया है वह ऑथोराइज्ड है कि नहीं, यह सब चीज़ चेक करेंगे 4.21 में। तो दोस्तों यह टोटल 40 मार्क्स का है और हमने इसमें दिया है 34 मार्क्स दिया है। आप अपने हिसाब से पॉइंट दे करके मार्किंग का स्कोर। जो पांचवा लास्ट है वह है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि उनका प्रोसेस किस तरह से कंट्रोल करते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वह किस तरह से चेक करते हैं, किस तरह से टेस्टिंग करते हैं, यह सब चीज़ हम चेक करते हैं। आइए देखिए इसको 5.1 में हम यह देखते हैं कि उनका जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस को किस तरह से स्टैटिकल कंट्रोल करते हैं कि नहीं, यानी कि SPC करते हैं कि नहीं, MSA करते हैं कि नहीं, यह सब चीज़ वेरीफाई करेंगे। दोस्तों ऑटोमोटिव सेक्टर में SPC MSA बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है, आप देख सकते हैं आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसका लिंक दे रखा है, उससे भी आप देख सकते हैं। 5.2 में हमने यह देखना है कि उनका इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या है। देखिए हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम होता है। इंटरनल ऑडिट किसे कहते हैं? जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी उसी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट करता है, इस प्रोसेस को हम इंटरनल ऑडिट सिस्टम कहते हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि उनके पास कोई इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि नहीं, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को किस तरह से ऑडिट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को किस तरह से ऑडिट करते हैं, प्रोडक्ट का किस तरह से ऑडिट करते हैं, क्या उनका NC पॉइंट है, किस तरह से क्लोजिंग किया है, यह सब चीज़ वेरीफाई करेंगे 5.2 में। इसके बाद 5.3 है, वह है फाइनल प्रोडक्ट चेकिंग का, यानी कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो उसको कौन चेक करेगा, किस तरह से टेस्ट करेंगे, क्या क्या टेस्ट करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट है, यह सब चीज़ चेक करेंगे। 5.4 में हम ये देखते हैं कि यदि कभी प्रॉब्लम आती है, चाहे वह इन हाउस का प्रॉब्लम हो या फिर कस्टमर एंड का प्रॉब्लम है, वह किस तरह से उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं और किस तरह से काउंटर मेजर वह सबमिट कर रहे हैं, यानी कि करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन का सिस्टम। 5.5 में हम यह देखेंगे कि जो भी उन्होंने करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट में लिया है वह सही ढंग से इफेक्टिव है कि नहीं है। तो इस तरह से हम पूरा जो है 5 का जो 5 पॉइंट है उसको हम चेक करेंगे और यह 20 मार्क का है और हमने 20 मार्क्स में यानी 20 मार्क्स में उनको हमने 12 मार्क्स दिया है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट अपना करके देखेंगे कि उस सप्लायर का कितना स्कोरिंग हो रहा है। यदि मैंने जो यहाँ दिया है मार्किंग, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने टोटल 77 मार्क्स दिया है। अब आइए देखते हैं कि यह 77 जो है
देखिए, जैसा कि हमने बताया, यदि 80 से ऊपर मार्क्स है उसको हम ए ग्रेड कहते हैं। अब यदि 70 और 80 के बीच में है तो उसको हम बी ग्रेड देते हैं। यदि 60 और 70 यानी 60 और 70 के बीच में है उसको हम सी ग्रेड देते हैं। और 60 के नीचे आता है यानी 60 के नीचे आता है उसको हम डी ग्रेड देंगे। इसके हमारे मार्किंग के अनुसार यह 70 और 80 के बीच में है, इसलिए हम इस सप्लायर को हम। आइए अब हम बात करते हैं कि ये ऑडिट करने के बाद हम क्या करेंगे। देखिए, ऑडिट जब हो जाती है, जब हम ग्रेडिंग दे देते हैं तो हम एक फाइनल रिपोर्ट बनाते हैं जिससे हम सप्लायर असेसमेंट रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट कहेंगे। इस रिपोर्ट बनाने के बाद इसमें आपको देखिए ऑडिटर का साइन होता है, हेड मटेरियल का साइन होता है, हेड इंजीनियरिंग का साइन होता है, हेड क्वालिटी हेड का साइन होता है। और साइन करने के बाद हम मैनेजमेंट को सबमिट करेंगे और उस सप्लायर का जो भी हम सेलेक्ट किया है टॉप में जो बेस्ट सप्लायर हमने सेलेक्ट किया उसको हम अप्रूव कर देते हैं। तो दोस्तों, यह पूरा सिस्टम मैंने आपको बताने की कोशिश किया। आशा करता हूं कि हर चीज आपको समझ में। तो दोस्तों, लास्ट में एक और मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारी टीम जो है एक ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट की है जिसमें आपको क्वालिटी से रिलेटेड हर टॉपिक पर ट्रेनिंग दी जाती है और सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट एकदम जेन्युइन होता है, कहीं भी वैलिड होता है। आप उसको उस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, सर्टिफिकेट गेन करके अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपका अगर और यह ईमेल आईडी भी दिया हुआ है उस पर आप। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो अगर मैं बनाऊं और अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच।